ब्रेक के बाद खबर देवभूमि से, जहां पर रुद्रप्रयाग से खबर है कि केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में बंद कर दिया गया। भारी मलबा आने से देर रात से बंद है। राजमार्ग के दोनों ओर फंसे हैं सैकड़ों वाहन। मलबा साफ करने में जुटी है राजमार्ग खंड की मशीनें और पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री परेशान है और कई यहाँ पर तीर्थयात्री हैं जो फंसे हुए हैं। तो भारी मलबा आने से देर रात से ये रास्ता बंद है और लगातार पहाड़ी से मलबा नीचे आ रहा है, जिसको लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल मलबा साफ करने में जुटी हुई है टीम और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री काफी परेशान हैं। भारी मलबा आने से रात से ये पूरा बंद बताया जा रहा है रास्ता। फिलहाल राजमार्ग के दोनों ओर फंसे हैं सैकड़ों वाहन और बीच में ही लगातार मलबा गिर रहा है। तो राजमार्ग के दोनों ओर फंसे हैं सैकड़ों वाहन। मलबा साफ करने में जुटी है राजमार्ग खंड की मशीनें। तो वहीं बरसाती मौसम ने केदारनाथ यात्रा को प्रभावित कर दिया है। केदार घाटी में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा प्रभावित होने से कम संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 4 अगस्त को 46, 5 को 22 और 6 को 90 तीर्थयात्रियों ने ही बाबा के दर्शन किए। पहले केदारनाथ धाम में 4 से 500 की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, लेकिन अब 50 से 100 के करीब ही यात्री आ पा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर अब तक 9000 तीर्थयात्री आ चुके हैं। वहीं केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था, जिसे खोलने में विभाग को काफी समय लग रहा है। तो ये रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं जो कि केदारनाथ की ओर जाता है, लेकिन भारी मलबा आने से काफी परेशान है। अब यहाँ पर केदारनाथ घाटी की और केदारनाथ मंदिर की बात करें तो जहाँ 400 से 500 यात्री रोजाना आते थे, वहां अब सिर्फ 50 से 100 तीर्थयात्री ही दर्शन करने बाबा के आप आ रही हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त रास्तों की क्या स्थिति है या व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। फिलहाल भारी मलबा सामने आने से और पहाड़ी ज़रात लगातार खिसकने की वजह से स्थिति बेकाबू है। प्रत्येक वर्ष जब बरसात शुरू होती है, बरसात का सीज़न शुरू होता है, तो यात्रा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है और कम लोग आते हैं। इस बार यात्रा चूँकि कोविड का महामारी की वजह से कम लोग आए हैं और दूसरा रिस्ट्रिक्शंस थे शुरू में, फिर 1 जुलाई से खोल दिया गया था और बाद में अन्य स्टेट्स के लोगों के लिए भी खोला गया है, जो कि 72 घंटे के अंदर का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे। अभी पिछले 3-4 दिन से संभवतः त्यौहार की वजह से और कुछ मार्ग हमारा बांसवाड़ा में अवरुद्ध हो रहा था बार बार, उसकी वजह से कम लोगों का पंजीकरण हुआ है और 9000 के ऊपर लगभग लोग अभी तक दर्शन। तो वहीं अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गीता कुटीर आश्रम में देर रात भीषण आग लग गई और आश्रम के कई भवन इस आग की भेंट चढ़ गए। भीषण आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी है। फिलहाल आपको बता दें रुद्रप्रयाग का मामला, गीता कुटीर आश्रम के कई भवन इसकी आग की चपेट में आए, जिसमें किसी की जान नहीं गई है, जान बची है, लेकिन आपको बता दें लाखों का नुकसान इसमें जरूर हुआ है। हरिद्वार से खबर, जहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निलंबित कर दिए गए। ब्रह्मपाल सिंह सैनी को शासन ने निलंबित कर दिया है। शासन ने गंभीर आरोपों के चलते निलंबित किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कई गंभीर आरोप हैं। आरोप यह है कि कुछ स्कूलों को गलत मान्यता दी गई। निलंबन के दौरान निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय के अंदर संबद्ध रहेंगे मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से यह जानकारी दी गई है। फिलहाल यहां से बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कई गंभीर आरोप है और उनको निलंबित कर दिया गया। शासन की तरफ से निलंबन की कार्रवाई की गई है। आरोप यह है कि कई स्कूलों को गलत मान्यता दी गई, नियमों को ताक पर रख दिया गया। तो
ब्रह्मपाल सिंह सैनी को शासन ने निलंबित कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी निलंबित किए गए। कई बार नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने स्कूलों को गलत तरीके से मान्यता दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते 31 जुलाई को हिंडोला खाल कुंजापुरी में भारी ऊंचाई वाला पुस्ता भर भरा कर गिर गया था और 1-2 मंजिला मकान के ऊपर जा गिरा था, जिसके मलबे में 3 लोग जिंदा दफन हो गए थे। उसी को लेकर पीड़ित परिवार और क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा को दिया है। ज्ञापन में गलत तरीके से पुस्ता लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार करने और जांच कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही ज्ञापन में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की अपील भी की गई है। तारीख जो घटना घटी थी आप हिंडोला काल में, जब उसमें कोई कार्रवाई होती दिखी नहीं तो मजबूर होकर मैं आज जो है एसडीएम साहिबा को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें मैं 4 मांगें रखी गई है। यदि ये 4 मांग हमारी 19 अगस्त तक नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को पूरा क्षेत्र जो है इस चीज़ के लिए इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सारे प्रशासन की मानी जाएगी। कुछ बिंदुओं पर इनकी मांगे हैं। तो उसमें पहला बिंदु ये है कि ये घटना के लिए जिम्मेदार कार्यदायी संस्था को बता रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कार्यदायी संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि FIR दर्ज हुई है तो उसमें कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को आदेशित कर दिया जाएगा और जितना मेरे संज्ञान में है वो कार्रवाई कर भी रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इन्होंने चाही है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 पर हिंडोला खाल के पास 31 जुलाई को तड़के 3:30 बजे एक NH का बड़ा पुस्ता वहां पर एक मकान के ऊपर 2 मंजिला मकान था, उस पर गिरा, वो जमींदोज हो गया, उसमें 3 लाशें हो गई और अब तक शासन प्रशासन से उस पीड़ित परिवार को किसी तरह फौरी तौर पर सहायता न देने के कारण आज उन्होंने नरेंद्रनगर में 4 सूत्री ज्ञापन दिया है, उप जिलाधिकारी को सौंपा है। वो मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन है और लोगों का कहना है कि यदि 19 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो 20 अगस्त को वे हिंडोला खाल घटना स्थल पर 94 NH को जाम करेंगे। देखते हैं प्रशासन क्या इस पर कार्रवाई करती है उन 4 सूत्री मांगों पर, ये देखने की बात होगी। नरेंद्रनगर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रया। खबर डोईवाला से, जहां पर थानों के रेंज में इन दिनों अन्य क्षेत्रों से भी हाथियों के आ जाने से रेंज अंतर्गत हाथियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाथी अब जहां किसानों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहीं सभी जगह इलेक्ट्रिक फेंसिंग ना हो पाने के कारण वन कर्मियों को हाथियों को भगाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन वन क्षेत्र के रेंजर नत्थीलाल डोभाल लगातार हाथियों को आबादी से दूर करने के लिए लगातार गश्त बनाए हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर भी हाथियों को आबादी क्षेत्र से दूर रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हें भगा रहे हैं, जिससे कि वो स्थानीय किसानों की फसलों तक ना पहुंच पाए। हाथियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब विभाग को रेंज अंतर्गत 3 गांव में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने का बजट प्राप्त हुआ, जिससे कि अब इन 3 गांव के हाथियों की से सुरक्षा हो पाएगी, फसलों के नुकसान से बचाने में राहत मिल पाएगी। वहीं अब कई गांव ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने का इंतजार है। रेंज में आजकल हाथियों का मूवमेंट काफ़ी है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट रामनगर, डांडा और मेंडोवाला में और ये थानों में काफ़ी मूवमेंट है। तो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर सोलर फेंसिंग स्वीकृत हो गई है। इससे 3-4 मेंडोवाला, रामनगर, डांडा थानों को बेनिफिट होगा। तो वहीं आपको बता दें अब खबर है पौड़ी से, जहां पर पौड़ी एसएसपी ऐसे अपराधियों पर कड़ी नजर रख रही है जो कुछ समय पूर्व जिला कारागार से पैरोल पर छूटे हैं। ऐसे कैदियों पर पुलिस विभाग नजर बनाए हुए है कि ये अपराधी फिर से किसी अन्य कोई घटना को अंजाम ना दे सके। इसी क्रम में पौड़ी पुलिस द्वारा एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया जो पैरोल के बाद फरार चल रहा था। अपराधी के ऊपर इससे पहले भी 14 अन्य मुकदमे दर्ज हुए थे। एसएसपी ने बताया कि देवेंद्र नाम के इस फरार अपराधी को चेकिंग अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिससे एक चाकू भी बरामद किया गया। अभी ये कितना भी जेल से बेल में आए हैं और पैरोल में आए हैं, उनको सभी को सूची बना के उनके ऊपर निगरानी रखा था। उसमें हमको ये पता चला था ये देवेंद्र उर्फ पप्पू हैं, ये टिगरी के रहने वाला है, वो भी पैरोल में छूटा था। एंड उसको निगरानी के सभी ये पता चला था वो वहाँ से भाग गया है। फिर हमने सभी थाना से चेकिंग का अभियान शुरू किया था। उसी क्रम में हम यहाँ पर पौड़ी में वो चाकू के साथ पकड़ा गया था कल। एंड उनको खिलाफ मुकदमा भी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हो गया है। एंड ये भी है उसके आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है। उनके पहले भी 15 मुकदमा उसको खिलाफ रजिस्टर हो रखे हैं और उसमें
आबकारी अधिनियम है, एनडीपीएस एक्ट है, चोरी का है, नाकाबजनी का है, सब बहुत मुकदमा है। अभी उनको अरेस्ट करके हमने पेशी कर रहे हैं एंड उनकी पहले पैरोल में छूटा था, उस समय में भी हमने कोर्ट में उनके रिपोर्ट देंगे ताकि उनको पैरोल कैंसिल हो जाए। खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार के सौंदर्यीकरण और आगामी कुंभ को लेकर हरिद्वार में इन दिनों भूमिगत विद्युत लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही साथ भूमिगत गैस पाइपलाइन और हाल ही में जियो फाइबर काम भी पूरा हुआ है। तीनों कार्य साथ होने के कारण हरिद्वार की गली मोहल्ले खुद ही पड़े हैं। पिछले दिनों 2 दिन से हो रही बरसात के बाद इन गड्ढों में विकराल रूप धारण कर लिया। गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि इनमें कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। मौके पर ना ही तो कोई संबंधित ठेकेदार संज्ञान ले रहा है और ना ही नगर निगम और ना ही कोई पार्षद यहां पर आकर देख रहा है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में काफी नाराजगी है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कार्य तो किए जा रहे हैं और हरिद्वार के हित में ही कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों को पाटा जाना भी अत्यंत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे बरसात के समय अपनी जान गंवा सकते हैं। तो हरिद्वार से सुमित सैनी ने हमें एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं। कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर भूमिगत जो विद्युत लाइन है और जियो फाइबर की लाइन है और गैस लाइन के चलते लगातार गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उसकी लाइन डल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। गड्ढे खोद दिए जाते हैं लेकिन उनको भरने का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरह के गड्ढे जहाँ पर गलियों में हो चुके हैं, सड़कों पर हो चुके हैं। इनसे लोगों को लगातार समस्या बनी हुई है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है इन गड्ढों के चलते, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने से वो पता नहीं चलता गड्ढे है या नहीं है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं इनसे किस तरह की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। क्या नाम है? मेरा के सक्सेना जी, किस तरह की समस्या हो रही है? किस तरह के गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं, भरे नहीं जा रहे हैं? ये तो आप लोग स्वयं ही देख लो, 6 महीने से काम चल रहा है। आज तक गड्ढे खोद के भरने की नौबत नहीं है। ना ठेकेदार को, ना जो ठेके देखते हैं कमीशन लेते हैं, ना प्रशासनिक अधिकारियों को। मोहल्ले वाले क्या किसी दिन धरना घेराव करें तभी सुधरेंगे ये लोग क्या? और एक तो एक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वाले कर रहे हैं, फिर गैस वाले भी आ गए। हालत ये है कि सीवर लाइन की कोर्ट तक बैठ गई हैं। गड्ढे खोद दिए जाते हैं लेकिन उनको भराव नहीं हो पा रहा। कितने लगभग इसको काफ़ी टाइम से गड्ढा खोदा हुआ है। 6 महीने से खोदा पड़ा है। 2 बार भरा जो चुका, फिर बरसात में पानी वो मिट्टी बैठ जाती है, फिर हो जाता है। गाड़ियाँ फंसती हैं, बच्चे एक्सीडेंट होते, छोटे छोटे बच्चे ना साइकिल चला सकते हैं ना कुछ, और ना तो कोई प्रशासन में अधिकारी देख रहा है, ना जो संस्थाएं काम करा रही वो देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। इस तरह की समस्या हो रही है, गड्ढे भरे, ये गड्ढे हो रखे हैं, अभी तक भरे नहीं गए। यह समस्या तो देखो सभी को पता ही होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं गड्ढे कितने गहरे गहरे हुए पड़े हैं। जब यहाँ बारिश होती है पानी भर जाता है, ये नहीं पता लगता गड्ढा किस और है, किस और सड़क है। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई गाड़ी गिर जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट लग रही है। कम से कम प्रशासन को इतना देखना चाहिए कि इन गड्ढों का भराव जो है जल्द से जल्द कराया जाए, सड़क का निरीक्षण किया जाए, जिससे कि आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो। अभी तक कोई आया है यहाँ पर इस तरह का इन गड्ढों के निरीक्षण के? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ना तो यहाँ पे कोई अपना कांग्रेस से आया है, ना कोई यहाँ पे बीजेपी से आया है। ये सड़क पे गड्ढे इतने बढ़े जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण मिट्टी जो है, बारिश के कारण मिट्टी दबती जा रही है। एक दिन यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। और गली के बच्चे जो है वगैरह, विकास कॉलोनी के बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे साइकिल चलाते हैं। शाम को अगर कोई बच्चा गिर जाए तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हम आपसे निवेदन यही करते हैं, हम कांग्रेस से हमारी मेयर जो है अनिता शर्मा जी से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे बीजेपी से जो हमारे मंत्री साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि एक बार यहाँ पर निरीक्षण कराया जाए और इस गड्ढों को भराया जाए। बिल्कुल, बरसाती सीजन के बाद में यहाँ पर जितने भी गड्ढे थे, गड्ढों को भरने का जो आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश के अनुरूप यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगातार जो कार्य चल ही रहे हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं और गड्ढे खोदने के बाद उनका भराव के लिए उनको सही करने के लिए कोई भी ठोस कदम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित 9 दिन से क्रमिक अनशन पर हैं और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केदारनाथ धाम में भवनों और धर्मशालाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ से आक्रोशित हैं। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना देते हुए रैली निकाल रही हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। 2 महीने से केदारनाथ धाम में अर्धनग्न अवस्था में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने समाधि लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड में को भंग करने के साथ ही केदारनाथ धाम स्थित उनके भवनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की और धाम में लागू मास्टरमाइंड केदारनाथ का मास्टर प्लान जो है उसको वापस नहीं लिया तो फिर केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ले ली जाएगी। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ रैली निकाल रही हैं। प्रत्येक दिन सुबह और शाम के वक्त पुरोहित मंदिर परिसर में धरना देते हैं। उनका कहना है कि कोर्ट
वो पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, मगर कोर्ट का फैसला तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में नहीं है, जिस कारण उन्होंने अब समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थ पुरोहितों की कोई सुध नहीं ले रही। नहीं सभी जितना लोग जितना सभी आया चल ना यार चल। हाँ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चारधाम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवस्थानम बोर्ड वापस लो वापस लो वापस लो। अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके, उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कोल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, वो काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है तीर्थ समाज का क्रमिक अनशन का 9वां दिन चल रहा है। हम समस्त तीर्थ चार धामों के लोग प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार के द्वारा जो जबरन केनात के अंदर मास्टर प्लान छुपा जा रहा है, हम जो है उसका पुरजोर विरोधी नहीं, घोर विरोध करते हैं। हम सरकार से गुजारिश से प्रार्थना करते हैं, सरकार तुरंत इस मास्टर प्लान को वापस दे और हमारे अधिकारों का, हमारे जो अधिकार है उनका शोषण न करे, यही हमारी प्रार्थना है। आज हमारा जो है तीर्थ समाज का क्रमिक अनशन का 9वां दिन चल रहा है। हम समस्त तीर्थ चार धामों के लोग प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं। तो वहीं मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी और खारा स्रोत में कोरोना संक्रमित के 24 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 15 मरीज एक ही घर के हैं। बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन और क्षेत्रीय निवासियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। डीएम के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्रों की गलियों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया है। आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले भी इन्हीं क्षेत्रों में कोरोना के 19 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों में कोविड-19 के सैंपल जांच के लिए ले रही है। कल जो हमने सैंपल लिए थे उसमें जो है 18 लोगों का हमारे पास आया था कि शीशम झाड़ी में पॉजिटिव आए। फिर अब हम लोग उनके घरों में आए हैं, जो लोग बच गए थे, छोटे बच्चे, उनका नहीं सैंपल लिए थे, उनकी हम रैपिड एंटीजन कर रहे हैं, तो उसमें 5 लोग और पॉजिटिव आ गए हैं। तो कल हमारे 19 और 5 24 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, सिर्फ शीशम झाड़ी और खारा स्रोत से। और परसों जो है 7 लोग एक मकान से और पॉजिटिव आए थे, और उससे पहले एक और जो प्रवासी जो बिहार से आया हुआ था वो भी पॉजिटिव आया। कि 7 लोग एक मकान से आ रहे हैं, और जैसे जो अभी हम लोगों ने लिया है तो 15 लोग एक ही घर से आए हैं पॉजिटिव। तो अब एसिम्टोमेटिक पहले आ रहे थे, एसिम्टोमेटिक अब जो है उनके परिवार में जो पॉजिटिव आए। खबर पौड़ी से, जहां पर कूड़ा निस्तारण को लेकर पुलिस और सफाई कर्मचारी आमने सामने आ गए हैं, जिसके वजह से इन दोनों के बीच की लड़ाई के कारण आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन दोनों पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया है कि जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद भी मामले को शांत कराया जा सका। मामला देर शाम का है, जब सफाई कर्मचारी द्वारा कूड़े को अपने ट्रक में डाला जा रहा था। उस समय कुछ कूड़ा पौड़ी में तैनात पुलिसकर्मी की गाड़ी में जा गिरा। इसके बाद पुलिस कर्मचारी ने सफाई कर्मचारियों को थाने में बुलाकर लिखित माफीनामा मांगा। और जैसे कि सीओ मैडम भी आई थी, हमारे सफाई कर्मी जो है पूरे तन मन से 5 बजे सुबह उठकर पूरे नगर की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और इसी क्रम में एक पुलिसकर्मी की गाड़ी वहाँ पे थी, तो एक आध छींटे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह गाड़ी खड़ने की तो है नहीं। वहाँ पे हमारा कूड़ा का टैंकर खड़ा होता है, ट्रक जो होता है, तो भर रहे थे। उन्होंने माफ़ी भी मांगी उनसे कि यार चलिए भाई साहब हम गाड़ी ठीक कर देंगे, लेकिन पुलिस वाले अपने रुतबे के अनुसार जो है उन्हें रात 8 बजे बुलाते हैं, उनसे माफ़ीनामा मंगाते हैं। तो इसीलिए रोज़ रोज़ के पंगे न हो, तो उन्होंने एक सांकेतिक। देखिए, कल शाम की घटना है। तो एक ही नगर पालिका के 3 सफाई कर्मचारी हैं, इनका एक पुलिसकर्मी के साथ उसके व्यक्तिगत वाहन पर कूड़ा डालने को लेकर कुछ विवाद हो गया था। तो बाद में बताया गया कि विवाद आपस में इन लोगों ने सुलझा लिया था और थोड़ा सा गलतफहमी के चलते विवाद हुआ था। आज सुबह देखा गया कि इन लोगों ने, नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर कोतवाली पौड़ी के बाहर कूड़ा
तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटीन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की बदहाली के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि कोविड मरीजों के इलाज में WHO द्वारा जारी मानकों का कितना अनुपालन किया जा रहा है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है, जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। आज माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो जो कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उत्तराखंड में, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो मानक हैं और जो रिपीटेड गाइडलाइन WHO ने इशू की है, उनका कितना अनुपालन राज्य में किया जा रहा है, इनके संबंध में डिटेल्ड एफिडेविट राज्य सरकार को 17 सितंबर तक कोर्ट में फाइल करना। तो उत्तराखंड के डोईवाला के अंदर गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर समिति में बैठक हुई। बैठक में गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए के बकाये भुगतान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शुगर मिल से गन्ना किसानों का भुगतान न मिलने से प्रतिनिधिमंडल ने अधिशासी निदेशक डोईवाला शुगर मिल मनमोहन सिंह रावत से मुलाकात की और गन्ना बकाया भुगतान को जल्द से जल्द करने की मांग की है। भुगतान अभी तो हम लोग आज ईडी साहब से मिलने आए थे सभी लोग उसके बाद, लेकिन गन्ना किसानों की स्थिति इस समय इतनी दयनीय है कि कोई देखने की उनकी तरफ कोई भी, सबने आंखें बंद कर ली हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी, हम लोग मिलने गए थे। हम लोगों ने जो हमारे गन्ना सचिव हैं चुग साहब, उनसे भी मिले, लेकिन किसी ने भी हमें ये आश्वासन नहीं दिया कि इतनी तारीख तक हम आपका पेमेंट कर देंगे। आज हम लोग ईडी साहब पर आए थे और ईडी साहब भी कहते हैं कि शासनिक गन्ने का पेमेंट देंगे, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। तो अब मजबूरन में हम लोगों को अब क्या करें, बैठना ही पड़ेगा। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो इसलिए किसानों को अपना रोना किस पर रोएं, तो धरना देंगे एक दिन। इसी के लिए हम लोग फिर आगे रूपरेखा बनाएंगे सभी लोग किसान मिलकर कि किस तरीके से सरकार पर प्रेशर डाला जाए और गन्ने का पेमेंट